कभी सोचा है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो प्रॉफिट कमाने से पहले देश बनाने की सोचती हो? एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जिसकी कमाई का आप यकीन नहीं करेंगे 66% हिस्सा सीधे चैरिटी में चला जाता है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है 150 साल पुराने टाटा ग्रुप की। देखिए, आज दुनिया पर्पस ड्रिवन बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन टाटा इस फिलॉसफी को सदियों से जीता आ रहा है। तो आज हम जिस चीज को समझने वाले हैं वो सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है कंपैशनेट कैपिटलिज्म की। मतलब एक ऐसा दयालु पूंजीवाद जहां दौलत बनाना और समाज की भलाई करना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए आज इसी अनोखे विजन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि टाटा सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन कैसे बन गया। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? हम टाटा की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर संस्थापक जमशेदजी टाटा के सपनों को समझेंगे। उसके बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे जेआरडी और रतन टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। और हाँ, आखिर में हम भविष्य के विजन और उन सबकों पर भी बात करेंगे जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर टाटा की इस अनोखी पहचान का राज क्या है? ऐसा क्या है जो इन्हें बाकियों से अलग करता है? इसका जवाब इनकी नींव में ही छिपा है। एक ऐसी नींव जो सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि विश्वास और सेवा से बनी है। और यही वो बुनियाद है जो टाटा को दुनिया की बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये टाटा के बिजनेस मॉडल का दिल है। सोचकर देखिए, टाटा ग्रुप की जो मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम या आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के किसी कोने में स्कूल बनाने, हॉस्पिटल चलाने या फिर कला को जिंदा रखने में लग जाता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये तो अच्छाई की एक सर्कुलर इकोनॉमी है जहां पैसा घूमकर वापस समाज की जड़ों में ही चला जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर देश के होनहार बच्चों के लिए जे.एन. टाटा एंडोमेंट जैसी स्कॉलरशिप्स तक, यही पैसा देश की नींव को मजबूत करता है। और यही है कंपैशनेट कैपिटलिज्म का असली मतलब। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो प्रॉफिट को मंजिल नहीं बल्कि एक गाड़ी मानता है। एक ऐसी गाड़ी जिससे समाज को आगे ले जाया जा सके। देखिए, टाटा के लिए शेयर होल्डर जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो भारत के आम लोग हैं। उनका मिशन हमेशा से उन समुदायों की जिंदगी को बेहतर बनाना रहा है और यही सोच उन्हें दुनिया में एकदम यूनिक बनाती है। हम सब जानते हैं कि हर महान इमारत के पीछे एक आर्किटेक्ट होता है। टाटा एम्पायर के आर्किटेक्ट थे जमशेदजी नुसरवांजी टाटा, एक ऐसे विजनरी जिन्होंने 19वीं सदी में ही 21वीं सदी के भारत का सपना देख लिया था। एक ऐसा भारत जो औद्योगिक रूप से मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जमशेदजी टाटा के 3 महान सपने थे जो आज भी भारत की रीढ़ हैं। पहला, देश की तरक्की के लिए स्टील का एक मजबूत ढांचा तैयार करना, जो 1907 में टाटा स्टील के रूप में साकार हुआ। दूसरा, भारत के शहरों को बिजली से रोशन करना, जिसका नतीजा था 1910 में बना टाटा पावर प्लांट। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, देश को ज्ञान की शक्ति देना, जिसकी वजह से 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc की स्थापना हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों सपने उनके जीते जी पूरे नहीं हुए, लेकिन शायद सच्चा विजनरी वही होता है जो ऐसे पेड़ लगाता है जिसकी छांव में आने वाली पीढ़ियां बैठ सकें। और उनकी पूरी सोच इस एक लाइन में सिमट जाती है। समुदाय बिजनेस में सिर्फ एक और हितधारक नहीं है, बल्कि ये उसके अस्तित्व का उद्देश्य है। ये लाइन आज दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती है। उनके लिए समाज कोई बाहरी हिस्सा नहीं था, बल्कि बिजनेस के होने का कारण था। और यही फिलॉसफी आज भी टाटा ग्रुप के डीएनए का सबसे अहम हिस्सा है। कहते हैं ना, इतिहास अक्सर छोटी छोटी मुलाकातों से बनता है। ऐसी ही एक मुलाकात 1893 में एक जहाज पर हुई जो जापान से वैंकूवर जा रहा था। उस जहाज पर भारत के 2 महान दिमाग एक साथ थे। एक तरफ थे उद्योगपति जमशेदजी टाटा और दूसरी तरफ थे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद। बातों बातों में स्वामी जी ने जमशेदजी से कहा कि भारत को सिर्फ मशीनें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे युवा तैयार करने चाहिए जो खुद ये मशीनें बना सकें। बस इस एक बातचीत ने जमशेदजी के मन में एक ऐसी चिंगारी लगा दी जिसने आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc जैसे महान संस्थान को जन्म दिया। तो देखिए, सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। जमशेदजी ने जो बीज बोए थे, उन्हें टाटा ग्रुप ने कैसे एक विशाल पेड़ बनाया।
चलिए आप देखते हैं कि कैसे टाटा ने स्टील से लेकर विज्ञान तक हर एक क्षेत्र में भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो स्तंभ हैं जिन पर आज आधुनिक भारत खड़ा है। टाटा स्टील ने देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता दी। आईएससी ने होमी भाभा से लेकर विक्रम साराभाई तक देश के महानतम वैज्ञानिकों को तराशा। टीआईएसएस ने समाज सेवा को एक विज्ञान बनाया और टीआईएफआर वो भारत के परमाणु कार्यक्रम की जन्मस्थली बना। तो ये सिर्फ संस्थान नहीं थे, ये राष्ट्र निर्माण के इंस्टीट्यूशंस थे। और टाटा का योगदान सिर्फ शांतिकाल तक ही सीमित नहीं रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया को बख्तरबंद कारों की सख्त जरूरत थी, तब जमशेदपुर में टाटा स्टील ने टाटा नगर नाम की आर्मर्ड कारें बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक औद्योगिक शक्ति बन रहा है। देखिए, एक महान विजन को जन्म देना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे जिंदा रखना और आगे बढ़ाना ये उससे भी बड़ी चुनौती है। जमशेद जी के बाद ये मशाल जेआरडी टाटा और फिर रतन टाटा के हाथों में आई, और इन दोनों ने न सिर्फ इस मशाल को जलाए रखा बल्कि इसकी लौ को और भी रोशन किया और उसे नए युग की चुनौतियों के लिए तैयार किया। एक तरफ थे जेआरडी टाटा, जिन्होंने आज़ाद भारत की नींव को मजबूत किया। वो सिर्फ भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट नहीं थे, उन्होंने टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, बनाकर भारत को पंख दिए। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का दिन और प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीमें तब लागू की जब पश्चिम में भी ये आम नहीं थी। तो अगर जेआरडी ने भारत को अंदर से मजबूत किया, तो रतन टाटा ने भारत की पहचान को दुनिया में बुलंद किया। उन्होंने मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का सपना देखा और एक तरफ टाटा नैनो से आम आदमी को कार का सपना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल एक्विजिशन से दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास कराया। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ने वो कर दिखाया जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। साल 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदना, 2007 में यूरोप की स्टील जाइंट कॉरस को एक्वायर करना और 2008 में ब्रिटेन की शान जागुआर लैंड रोवर को अपना बनाना। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थीं, ये एक तरह से एक पूर्व उपनिवेश का अपने पूर्व शासकों की सबसे बड़ी कंपनियों को खरीदने का प्रतीक था। सच कहूं तो ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल था, जिसने देश के आत्मविश्वास को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन टाटा अपनी विरासत पर आराम करने वाला ग्रुप बिल्कुल नहीं है। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और डिजिटल डिसरप्शन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, टाटा एक बार फिर खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। एक ऐसे भविष्य के लिए जो ग्रीन होगा, डिजिटल होगा और डाइवर्स होगा। आने वाले कल के लिए टाटा की रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है डीकार्बनाइजेशन, मतलब टाटा स्टील जैसी कंपनियों को ग्रीन स्टील की ओर ले जाना। दूसरा डिजिटलाइजेशन, यानी टीसीएस की ताकत का इस्तेमाल कर ग्रुप की हर कंपनी को एआई रेडी बनाना और टाटा न्यू जैसा सुपर ऐप लाना। और तीसरा है डाइवर्सिटी, मतलब वर्कफोर्स में हर तबके के लोगों को बराबर का मौका देना। ये दिखाता है कि टाटा भविष्य के प्रति कितना जिम्मेदार है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्शन में बदल रहा है। टाटा पावर ने 2045 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। आपको पता है, ये भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से भी 25 साल पहले है। ये दिखाता है कि टाटा सिर्फ सरकार की नीतियों का पालन नहीं करता, बल्कि देश के लिए सही रास्ता दिखाने में लीडरशिप लेता है। तो इस पूरी 150 साल की शानदार यात्रा से हम और आप क्या सीख सकते हैं, खासतौर पर आज के युवा जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए टाटा की इस विरासत में क्या सबक छुपे हैं? पहला सबक, हमेशा लंबी अवधि की सोचें। आज की क्विक सक्सेस वाली दुनिया में टाटा हमें सिखाता है कि भरोसा और विरासत बनाने में दशकों लगते हैं, रातों रात नहीं। दूसरा, नैतिकता कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। टाटा ने साबित किया है कि सही तरीके से कमाया गया पैसा ही असली दौलत है। तीसरा सदक, लीडरशिप कोई पद नहीं, एक जिम्मेदारी है। जैसे जेआरडी टाटा खुद फ्लाइट में टॉयलेट साफ करने से नहीं हिचकिचाते थे, एक सच्चे लीडर को उदाहरण बनकर लीड करना पड़ता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी सबक, उद्देश्य ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एक ऐसा बिजनेस जो लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए, वो किसी भी बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा मूल्यवान। और रतन टाटा का ये कथन हर उद्यमी के लिए एक मंत्र की तरह है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, ये है अकाउंटेबिलिटी।
ये बताता है कि लीडरशिप का मतलब अनिश्चितता के बावजूद हिम्मत से आगे बढ़ना और फिर अपनी पूरी ताकत से उस फैसले को सफल बनाना। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की स्टार्टअप कल्चर में, जहां हर कोई अगला यूनिकॉर्न बनने और बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पाने की होड़ में लगा है, क्या आज के उद्यमी जमशेदजी टाटा की तरह राष्ट्र निर्माण की विरासत बनाने का सपना देख सकते हैं? टाटा की 150 साल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बिजनेस की असली सफलता की परिभाषा आखिर है क्या? कुछ लोगों के लिए बनाई गई बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन या करोड़ों लोगों की जिंदगियों में लाया गया एक सकारात्मक बदलाव? इसका जवाब शायद भविष्य के उद्यमी ही देंगे।